Alright, good morning everyone. So हम लोग को चैप्टर शुरू करना है demolition, right? Demolition आप लोग में कर लीजिएगा. So demolition चैप्टर जो है इसको शुरू करने से पहले we shall understand कुछ basic concepts हम लोग समझेंगे. Demolition होता क्या है? So safety के view से हम देखें so there are some activities which are classified as temporary work. कुछ ऐसा activity होता है जिसको हम लोग टेम्पररी वर्क करके कंसिडर करते हैं, है ना, सच एज डिमोलिशन और रेनोवेशन. कभी कभी बिल्डिंग के अंदर होता है ना, एक सेक्शन को तोड़ा गया, दूसरे सेक्शन को ऐड किया गया, है ना, सो दैट इज नोन एज रेनोवेशन. मतलब टेम्पररी वर्क का मतलब वर्क प्लेस में कुछ ऐसा काम करना जो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो और जिसकी वजह से पूरा वर्क प्लेस जो है ना वो चेंज हो जाए. चेंज होने का मतलब है कि एक्सेस रूट्स चेंज हो जाए, एग्जिट रूट्स चेंज हो जाए, आपके मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वर्क प्लेस में होने लगे, दे आर क्लासिफाइड एज टेम्पररी वर्क्स. तो जो रूटीन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, रूटीन काम जो हम करते हैं, नॉर्मल जो एक्टिविटीज वर्क प्लेस पे होती है, आमतौर से एक्सेस एग्जिट रूट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होता है. बट व्हेन इट कम्स टू डिमोलिशन, लेकिन जब डिमोलिशन की बात आती है तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस जो है वो वर्क प्लेस पर पाए जाते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स के बारे में कि डिमोलिशन के टाइप्स कितने होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमोलिशन. डिमोलिशन हम लोग कितने तरह का कर सकते हैं, दो तरह का होता है. एक आपका हो जाता है मैनुअल और एक हो जाता है मैकेनिकल. तो मैनुअल डिमोलिशन कहां कहां पर किया जाता है पहले वो समझते हैं. छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स को अगर तोड़ना है ना, स्मॉल बिल्डिंग, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, या फिर बिल्डिंग के अंदर जो डेलिकेट एरियाज होते हैं, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लिया एक कमरा है ना, उसको डिमोलिश करना है और उसके नीचे में 8 या 10 लेट्स से की कॉलम्स लगे हुए हैं जो पूरे फ्लोर को सपोर्ट दे रहे हैं, है ना. तो वहां पे अगर आप 8 कॉलम्स को एक साथ तोड़ते हैं, या ऐसा मान ले कि 2 कॉलम ही तोड़ना है फिलहाल के लिए, 6 कॉलम्स को बाद के लिए प्लान किया गया है इंजीनियरिंग डिजाइन के अकॉर्डिंगली, है ना, तो वहां पर क्या करना होता है, हमको मैनुअल डिमोलिशन करना होता है. मतलब स्पेसिफिकली 2 कॉलम्स को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे. अगर हम मैकेनिकल करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, पूरा का पूरा कॉलम झटके से टूट सकता है और पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है. सो क्रिटिकल एरियाज जो होते हैं, द एरियाज व्हिच आर क्रिटिकल, वहां पे हम मैनुअल डिमोलिशन का काम करते हैं. और छोटे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम लोग मैनुअल डिमोलिशन का काम करते हैं. बड़े स्ट्रक्चर्स को अगर तोड़ना है तो वहां पर क्या होता है, मैकेनिकल डिमोलिशन का यूज किया जाता है. डिमोलिशन में जो मेजर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, बुलडोजर्स का यूज किया जाता है ना, क्रेन्स का यूज किया जाता है. क्रेन्स में डिमोलिशन बॉल होता है, डिमोलिशिंग बॉल, जिसको यूज करके आपको डिमोलिशन का काम किया जाता है. समटाइम्स आपके जो एक्सकावेटर्स जो होते हैं विद जैक हैमर, जिनमें जैक हैमर इंस्टॉल होता है, इनका भी यूज किया जाता है फॉर डिमोलिशन पर्पस, डिमोलिशन पर्पस के लिए. तो ये मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ एज फार एज हैंड टूल्स आर कंसर्न, ये तो हो गई बड़ी मशीन जिसका यूज किया जाता है फॉर डिमोलिशन, है ना, मशीन्स. इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स, है ना, ऐसे टूल्स जिसको वर्कर्स हाथ में लेकर यूज करते हैं, जैसे कि जैक हैमर हो गया, न्यूमैटिक हैमर हो गया, ड्रिल मशीन हो गया. ये सारी भी चीजें होती हैं जो यूज किया जाता है. इनसे भी नए तरह के हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं. तो मशीन के यूज से जो हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं वो हम लोग पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आगे के चैप्टर्स में भी बार बार मशीन्स को रिपीट किया जाएगा, है ना. तो उसके रिलेटेड हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स जो है हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे. आगे हम लोग पढ़ते हैं डिमोलिशन को शुरू करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट द डिमोलिशन वर्क, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड. आप डिमोलिशन शुरू करें उससे पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना होता है. तो सबसे पहले एडजेसेंट स्ट्रक्चर, आपको देखना होता है कि जो बिल्डिंग आप तोड़ रहे हैं, तोड़ने वाले हैं, जिसका डिमोलिशन आप करने वाले हैं, आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो कितनी उससे सटी हुई है और आपके डिमोलिशन वर्क से उन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर कितना असर पड़ सकता है. दैट यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट, आपको पहले कंसीडर करना होता है. बिकॉज कभी कभी डिमोलिशन में एक्सप्लोजिव मटेरियल का भी यूज किया जाता है, बॉम्ब्स वगैरह का भी यूज किया जाता है. तो ये काफी मतलब गौर करने वाली चीज होती है, क्योंकि अगर आप डिमोलिशन कर रहे हैं और उस डिमोलिशन की वजह से आसपास की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, उससे जो भी प्रॉपर्टी लॉस होगा, है ना, जो आपका लाइफ लॉस होगा, जो वर्कर्स इंजर्ड होंगे, है ना, तो क्या होगा, उनका कॉम्पेंसेशन आपके कंपनी को देना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, आपकी डिमोलिशन की वजह से किसी की बिल्डिंग वीक हो गई या उसका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है वो वीक हो गया, तो कॉम्पेंसेट कौन करेगा, आपकी कंपनी करेगी. काम तो आपकी कंपनी का हो रहा था, आसपास के वर्कर्स अगर इंजर्ड होते हैं, पीपल इंजर्ड होते हैं, कॉम्पेंसेट कौन करेगा, आपकी कंपनी करेगी. तो अगर आप डिमोलिशन किसी बिल्डिंग का कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग डिमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग
और आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग के पे असर जाने का खतरा अगर है तो वहां पे क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट जिससे आसपास की बिल्डिंग्स जो है वो उन पे असर न पड़े। ओके, दूसरी चीज आइसोलेशन ऑफ द एरिया। दूसरा काम जो आपको करना होता है बिफोर यू बिगिन द डेमोलिशन वर्क, आपका जो वर्क एरिया है जहां पे आप डेमोलिशन करने वाले हैं उस पूरे एरिया को क्या करना होता है, आपको आइसोलेट करना होता है। इन सच अ मैनर, इस तरह से आइसोलेट करना होता है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो आपके वर्कर्स नहीं है, वो अंदर एंट्री नहीं कर पाए और आप अंदर जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उस एक्टिविटी से जो डेब्रीज, मलबा पैदा हो रहा है, जो मशीन्स इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, उसका असर बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको इस फैक्टर को कंसीडर करते हुए कंप्लीट एरिया क्या करना होता है, अपना वर्क एरिया आइसोलेट करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ सप्लाईज। जाहिर सी बात है, आप किसी ओल्ड स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे पाइपलाइंस तो मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिक की सप्लाई तो होगी वहां पर, वाटर सप्लाई होगी वहां पर, होगी ना। सभी कभी कभी ऐसा भी होता है गैस की भी सप्लाई होती है, कुकिंग गैस जो होता है उसकी भी सप्लाई होती है। तो अगर आपने इसका आइसोलेशन नहीं किया, मतलब ये सारे सप्लाईज को कट ऑफ नहीं किया, तो ड्यूरिंग डेमोलिशन के दौरान क्या होगा, नए तरह के हैजर्ड्स, गैसेस हैं तो फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है ना। पानी है तो फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं आपके, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक पावर टूल का यूज कर रहे हैं दैट माइट कॉज इलेक्ट्रिक स्पार्क और इलेक्ट्रोक्यूशन और इलेक्ट्रिक शॉक्स, उसके हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। ओवरहेड पावर लाइन अगर वहां पर गया हुआ है वो एक एडिशनल आपको हैजर्ड वहां क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक जो केबल्स हैं वो आपको, जाहिर सी बात है कोई भी घर जो है अंदर इलेक्ट्रिक के केबल्स तो नहीं होंगे, तो आपको कंप्लीटली क्या करना होता है, जितने भी सप्लाईज हैं उन सारे सप्लाईज को कट ऑफ करना होता है, ताकि आप जो एरिया डिमोलिश करने वाले हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाए, द होल एरिया शुड बी मेड कंप्लीटली सेफ। उसको कंप्लीटली क्या करना होता है, सेफ आपको करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है साइनेजेस। आपको सराउंडिंग एरियाज में क्या करना होता है, साइनेजेस पोस्ट करना होता है ना। ये मेक श्योर करने के लिए कि आसपास के लोगों को भी पता हो कि डेमोलिशन वर्क इज इन प्रोग्रेस, कि क्या हो रहा है, डेमोलिशन का काम जो है वो चल रहा होता है। और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस साइट पे आप डेमोलिशन कर रहे हैं उस साइट के कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको रेस्ट्रिक्ट करना होता है, मतलब इवन आपकी साइट के वर्कर्स भी उन एरियाज में एंट्री नहीं ले सकते हैं। जैसा मान लिया कि आपको क्रेन में डेमोलिशन बॉल लगाकर आप डेमोलिश का काम कर रहे हैं, उस एरिया में अगर कोई वर्कर जाता है डेब्रीज उसके ऊपर गिर सकता है एंड इट माइट बी अ फेटल एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, साइनेज पोस्ट करना होता है। क्या करने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ताकि आप क्या कर सकें, एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल ऑफ डिजाइन। ये बात तो आप लोग जानते होंगे, यू मे नो कि जब बिल्डिंग बनती है, व्हेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, यस, व्हेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, सो देयर इज अ डिजाइन फॉर दैट। उसके लिए क्या होता है, एक डिजाइन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होता है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना होता है। उसी तरह डिमोलिश करने में जो इंजीनियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, वो एक लेआउट डिजाइन प्लान करते हैं कि किस सेक्शन का डिमोलिशन पहले करना है, फेज वाइज डिमोलिशन, और किस सेक्शन का डिमोलिशन हमको बाद में करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अचानक आप गए और आपने क्या किया, बिल्डिंग को तोड़ दिया। आप यूं इमेजिन कीजिए कि बिल्डिंग खड़ी है और आपका जो उसका बेसमेंट सेक्शन है उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, आपने कॉलम्स में एक्सप्लोजिव सेट कर दिया, उसको ट्रिगर कर दिया एक्सप्लोजिव को, आपने फटेगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या होगी, एक साथ डिमोलिश हो जाएगी। आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा, आपने कभी कभी YouTube वगैरह पे या Facebook पे कुछ वीडियो देखा होगा इस तरह का कि बिल्डिंग कोलैप्स होती है, आसपास की बिल्डिंग पे क्या होती है, वो टकरा जाता है। सो डिमोलिशन को फेज वाइज करना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, यू नीड अ डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिए आपको। बिल्डिंग के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको आप डिमोलिश करेंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो होंगे आपको ड्राइंग बना कर देंगे, आपको मेक श्योर करना होता है कि उसके अकॉर्डिंगली डिमोलिश वर्क जो है वो कैरी आउट किया जा रहा है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट, आपको उस बात का ख्याल रखना होता है, सुनिश्चित करना होता है। ओके, इसके बाद आपका होता है हैजर्डस सब्सटेंसेस। जो बिल्डिंग आप डिमोलिश कर रहे हैं, जैसे अभी आजकल तो एस्बेस्टस बैन हो चुका है, यूज ऑफ एस्बेस्टस इज बैन बिकॉज ऑफ इस हैजर्डस प्रॉपर्टीज। इसके हैजर्डस प्रॉपर्टीज की वजह से एस्बेस्टस का यूज क्या हो गया, फोन साइलेंट करो, तो क्या हो गया, बैन हो गया है। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स है, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे एस्बेस्टस पाया जाता है। तो डिमोलिशन का काम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि जिस एरिया को आप डिमोलिश करने वाले हैं, जिस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने वाले हैं, वहां पर कौन कौन सा हैजर्डस सब्सटेंस मौजूद है। हो सकता है कोई पुरानी फैक्ट्री आप डिमोलिश कर रहे हो जहां पे केमिकल्स बहुत सारे तरह के हो, टॉक्सिक केमिकल्स, जो आप डिमोलिश करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, स्पिल कर जाएगा,
सोइल कंटामिनेट कर सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, आसपास में नदी है बह के उसमें जा सकता है। सो आपको मेक श्योर करना होता है बिफोर यू बिगिन द डिमोलिशन वर्क, आइडेंटिफाई व्हाट हैजर्डस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एट द साइट। क्या क्या हैजर्डस सब्सटेंस वहां पर क्या है, मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, पहले उनको क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। नाउ देयर आर सम हैजर्डस सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे हैजर्डस सब्सटेंस है जिसको आप खुद से रिमूव नहीं कर सकते हैं, आपको एक कॉम्पिटेंट लाइसेंस थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करना पड़ेगा। जैसे एस्बेस्टस, अगर आप किसी ऐसे बिल्डिंग को डिमोलिश करने वाले हैं जहां पे एस्बेस्टस मौजूद है ना, एस्बेस्टस की चीजें वहां पर हैं, तो आपको एक थर्ड पार्टी लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ेगा जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है। वो आएगा और जितना भी एस्बेस्टस मटेरियल है उसको प्रॉपर पैकेजिंग वो लोग पहले करते हैं ताकि तोड़ने के दौरान उसका डस्ट जो है ना वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करे। तो प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, डैम्पिंग करते हैं, उसके बाद उसको वहां से निकाल कर वो लोग शिफ्ट करते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। सो आइडेंटिफाई करना है आपको कि आपके साइट पर क्या क्या हैजर्डस सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उनको कैसे हमको रिमूव करना है। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको कब करना है, बिफोर यू बिगिन द डिमोलिशन वर्क। डिमोलिशन वर्क को शुरू करने से पहले आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। ठीक, हाँ, इसमें एक दो चीजें और भी पॉइंट्स ऐड हो सकता है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर साइट लोकेशन। वहां पे डिपेंड करता है, आपके साइट लोकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सारे साइट्स को हम लोग अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे ना, सारे वर्क प्लेसेस को, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सम देयर आर सम रिक्वायरमेंट जो साइट स्पेसिफिक होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग, जैसे इमरजेंसी प्लान। डिमोलिशन अगर आप कर रहे हैं, इफ यू आर, आपकी कंपनी, आप डिमोलिशन काम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, आपको हमेशा इस बात को मेक श्योर करना होता है कि आपके पास एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। बिकॉज वहां पर जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, दे आर सीवियर इन नेचर। नेचर में क्या होता है, वो सीवियर होते हैं। सो यू नीड एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड एन इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आपको एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम और प्लान चाहिए। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट हो जाए, हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पहले कह दिया कि जो साइट बन रहा होता है, साइट शुरू होने से पहले आप सारा अरेंजमेंट वहां पर कर लेते हैं। आपने फर्स्ट एड रूम स्टैब्लिश कर दिया, रेस्ट एरिया स्टैब्लिश कर दिया, आपने असेंबली पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया। ये कब, जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं। तोड़ने में तो सब कुछ अफरा तफरी का माहौल होता है ना। अब बिल्डिंग तोड़ने का काम 2 से 3 4 दिन का काम होता है। उसके लिए आप पहले से जाकर रेस्ट रूम बनाना, वर्कर्स के लिए कैंटीन बनाना, टॉयलेट्स को वहां पर बनाना, असेंबली पॉइंट बनाना, फर्स्ट एड फैसिलिटीज को वहां पर प्रोवाइड करना रूम के साथ में, प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट एड किट आप दे सकते हैं वहां पर, दैट आई अंडरस्टैंड, वेल इक्विप्ड फर्स्ट एड किट, लेकिन सारी जो चीजें आप अवेलेबल कराते हैं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो वहां पे अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड एन इमरजेंसी प्लान इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कोई मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 2 4 5 वर्कर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या रिसोर्स अवेलेबल है जिसकी हेल्प से इनको इमीडिएटली हम हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंजर्ड होता है तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, है ना, कौन बंदा उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस टीम कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से लोग हैं जिनको इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग मिली हुई है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रिस्पॉन्ड कर सके, विक्टिम्स को क्या कर सके, हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर सके, सिचुएशन का क्या कर सके, चार्ज ले सके वो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक इमरजेंसी प्लान डेवलप करना होता है। उसी का एक पार्ट होता है कि एक हमेशा स्टैंड बाय व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की शक्ल में आपको हमेशा एक साइड पर स्टैंड बाय व्हीकल खड़ा रखना होता है। एग्जैक्टली एक और फैक्टर का ध्यान रखना होता है, अगर आप किसी ऐसी क्रिटिकल जगह पे डेमोलिशन कर रहे हैं जहां पे पब्लिक के एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अभी फिलहाल नोएडा में वो जो टावर डेमोलिश किया गया है ना, क्या ट्रम्प टावर, राइट, इट वाज ट्रम्प टावर जो डेमोलिश किया गया था ना, आसपास के स्ट्रक्चर से सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आपने न्यूज में देखा होगा, क्योंकि वो जिस लेवल से डेमोलिशन हो रहा था, जिस तरह से डस्ट जनरेट होने वाला था, आसपास के स्ट्रक्चर्स के गिरने के चांसेस वहां पर ज्यादा थे, एक्सप्लोसिव डेमोलिशन होता। तो आपने देखा कि सारे लोगों को वहां से क्या किया गया था, इवैक्यूएट किया। तो आप अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपकी बात पब्लिक मानेगी। आप जाके किसी के घर में कहिए भैया हम बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हैं, आप लोग घर छोड़ के निकल जाइए, वो चले जाएंगे नहीं। सो यू नीड टू नोटिफाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को क्या करना होता है, नोटिफाई करना होता है, ताकि वो आपके साथ मिलकर एक एक्शन प्लान ड्रॉ कर सके। वो आपको एक्सप्लोसिव का यूज किया गया था, एक्सप्लोसिव्स वर यूज्ड इन डिमोलिशिंग दोस टावर्स, है ना। उसके बाद देखिएगा मशीन्स एंड हैंड टूल्स, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि आप डिमोलिशन में जो मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप क्रेन यूज कर रहे हैं,
तो क्रेन से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं, है ना। क्रेन आपका ओवरटर्न हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट ऑपरेटर हो सकता है। अगर क्रेन का आउटरिगर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं है तो क्रेन क्या हो सकता है, पलट सकता है। ये हमने पहले के क्लास में डिस्कस किया, इसके लिए एक वीडियो भी हमने डाला हुआ है क्रेन का लेकर, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग का ध्यान कहीं और चला जाएगा, तो उसको आप लोग अलग से, अगला चैप्टर तो आने ही वाला है मैकेनिकल आपको लिफ्टिंग का करके, उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हैंड टूल से क्या हैजर्ड्स क्रिएट होंगे, लाइक हैंड टूल जो आप यूज करेंगे उससे आपका 2-3 हैजर्ड्स आपको क्रिएट होता है डेमोलिशन में। एक जो होता है दैट इज नॉइज, है ना, आप जो डेमोलिशन एक्टिविटी करें उससे लाउड नॉइज जनरेट होता है, राइट, ये एक हैजर्ड होगा। दूसरा जो हैजर्ड क्रिएट होता है दैट इज वाइब्रेशन, आपका क्या हो जाता है, वाइब्रेशन, क्योंकि जो भी मशीन्स आप यूज करेंगे, हैंड टूल्स यूज करेंगे, वो वाइब्रेट करते हैं, है ना, दैट कैन हार्म योर नर्व्स, जो आपके नर्व्स को हार्म कर सकते हैं, व्हिच कैन रिजल्ट इनटू WRULD-HAS, जो वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता है ना, तो जिसकी वजह से वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, या HAS हैंड आर्म सिंड्रोम हो सकता है ना, ये प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं अगर आप वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सपोज्ड रहते हैं तो। इसके अलावा डस्ट एमिशन वहां पर होता है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है अगर आप पावर टूल का यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड नहीं है, इंसुलेशन डैमेज है, इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। तो ये तो वो हैजर्ड्स हैं जो बाकी एक्टिविटीज में भी हमको पढ़ना है। एक्सकावेशन में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, कन्फाइंड्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वॉक एट हाइट स्कैफोल्ड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, यूज ऑफ पावर टूल्स में भी ये हैजर्ड्स आपको बताए गए होंगे, तो इसको हम लोग डिटेल से नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आप, ये हो गया एक्सकावेशन कर, सॉरी डेमोलिशन करने से पहले क्या हमको फैक्टर्स कंसीडर करने हैं और किन किन बातों पे ध्यान देना है। नाउ ड्यूरिंग द वर्क, जब डेमोलिशन कर रहे होते हैं उस टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सो द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन, आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट वहां पर करेंगे, दैट मे बी एन इंजीनियर, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो सकता है, मे बी एन साइट इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर हो सकता है, और मे बी ए सुपरवाइजर, जो एक सुपरवाइजर हो सकता है जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो डेमोलिशन का। कॉम्पिटेंट इसलिए कहा गया, देखिएगा एक बार क्लास में हमने आपको बताया था कि कॉम्पिटेंट वर्ड जो है इन सेफ्टी टर्म, निबोस जो है कॉम्पिटेंट टर्म को कैसे क्लासिफाई करता है, आप किसी ऐसे आदमी को कॉम्पिटेंट कह सकते हैं जिसके अंदर 3 तरह की क्वालिटीज हो। एग्जैक्टली क्या हो, पहला उसके पास उस काम को करने का स्किल हो, हुनर उसके पास होनी चाहिए, है ना, तरीका पता हो काम कैसे किया जाता है। दूसरा, उस काम को करने का उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो, है ना, और तीसरा ट्रेंड हो, उस काम को करने की उसको ट्रेनिंग मिली हो। तो जिस बंदे के अंदर ये तीनों क्वालिटीज हैं आप उसको क्या कह सकते हैं, कॉम्पिटेंट। तो ये जो बंदा होगा ना कॉम्पिटेंट पर्सन, ये कंप्लीट एरिया को कोऑर्डिनेट करेगा, किस कहां पर एक्सेस को, मतलब जाने को रिस्ट्रिक्ट करना है, कहां पर जाना अलाउ करना है, कहां पर मैनुअल डेमोलिशन होगा, कहां पर मैकेनिकल डेमोलिशन होगा, किस जोन को पहले डेमोलिश करना है। हमेशा याद रखिएगा, की पॉइंट आपको बताते हैं कि जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर लंबी बिल्डिंग जो होती है, उनको टॉप टू बॉटम डेमोलिश करना होता है, मतलब ऊपर से डेमोलिश करते हुए आएंगे, बॉटम टू टॉप तो जा नहीं सकते हैं, बॉटम थोड़ी पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको एक कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में ये सारा काम करना होता है। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्वे, जो आपका प्लान बनेगा, इंजीनियरिंग प्लान कि हमको डेमोलिश किस तरह से करना होता है, उसके बाद जो टीम होती है वो सर्वे करता है साइट का, ड्राइंग से मैच कराता है कि भाई कौन कौन से एरियाज जो हैं, क्योंकि यूज करने के साथ साथ कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो वीक पड़ जाते हैं, लो मेंटेनेंस की वजह से, मेंटेनेंस की कमी की वजह से उनके गिरने के चांसेस वहां पर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो सर्वे के दौरान ये पता किया जाता है, चेक किया जाता है कि कौन सा एरिया स्ट्रांग है जो सपोर्ट ले सकता है, कौन सा एरिया वीक है जो सपोर्ट नहीं ले सकता है ना। जो एरिया वीक है वहां पर आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, या उस एरिया को पहले डेमोलिश आपको करना होता है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप सर्वे करेंगे या कराएंगे, ऑलराइट, इंजीनियरिंग सर्वे। तीसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग डेब्रीज। डेमोलिशन में एक जो सबसे कॉमन हैजर्ड पाया जाता है वो मलबा गिरना, क्योंकि डेमोलिश करेंगे आप तो बड़ी संख्या में क्या होता है, ऊपर से मलबा नीचे गिरता है, और वो फॉलिंग डेब्रीज जो है आपके वर्कर्स को भी नुकसान कर सकता है, क्रेन में जो ऑपरेटर्स बैठे हैं उनको भी नुकसान कर सकता है, और आसपास में अगर जनरल पब्लिक है उनको भी क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, प्रोटेक्शन देना होता है इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी नेट्स। वहां पर सेफ्टी नेट्स जो होते हैं, ग्रीन नेट्स, जो आपको फॉल ऑफ मटेरियल को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक वाइडर एरिया को बैरिकेड कर देते हैं। अगर स्पेस अवेलेबल है तो आप एक वाइडर एरिया को क्या करेंगे, आप बैरिकेड कर देंगे, ताकि उसके अंदर में कोई ना आने पाए और डेब्रीज गिरने का खतरा क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, इसके बाद हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीमेच्योर कोलैप्स। प्रीमेच्योर कोलैप्स का मतलब आपने प्लान किया है कि भाई हम ये फ्लोर पहले तोड़ने वाले हैं, और आपके प्लान से पहले खुद ब खुद वो क्या हो गया, ढह गया,
प्रीमेच्योर कोलैप्स उसको कहा जाता है। मतलब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वीक होने की वजह से, स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से, एडिक्वेट सपोर्ट नहीं होने की वजह से। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये छत हमारा है, ये छत है, इस पे 3-4 वर्कर्स इस कोने में बैठकर क्या कर रहे हैं, डेमोलिशन करने का, धीरे धीरे छत को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उनका प्लान क्या है, तोड़ते जाएंगे, पीछे की तरफ मूव करते जाएंगे, और अचानक से पूरा का पूरा छत क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। प्लानिंग नहीं थी, वो तो बैठे थे छत पे, डेमोलिशन कर रहे थे, लेकिन वो प्रीमेच्योर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो ऐसे एरियाज जहां पे प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का खतरा ज्यादा होता है, वहां पे आपको एडिशनल सपोर्ट क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है विद द हेल्प ऑफ जैक्स की हेल्प से, है ना। और एक बात का ख्याल रखते हैं कि मैनुअल एक्सकावेशन अगर आप करा रहे हैं, अगर आप मैनुअल एक्सकावेशन करा रहे हैं, तो चूंकि देखिएगा वर्क एट हाइट जब होता है ना, तो वर्क एट हाइट में हमारी पहली कोशिश क्या होती है, टू प्रोवाइड फॉल प्रिवेंशन सिस्टम, कि आप फॉल प्रिवेंशन सिस्टम दें। इट मींस गार्ड रेल्स प्रोवाइड करें वहां पर। लेकिन डेमोलिशन वाली बिल्डिंग में कहां गार्ड रेल दीजिएगा, सोच के देखिए आप, बहुत मुश्किल होता है ना। गार्ड रेल के लिए फिक्स स्ट्रक्चर चाहिए आपको, टोटल का टोटल स्ट्रक्चर आप तोड़ रहे होते हैं, तब वहां पे क्या करना होता है, लाइफ लाइन्स एंड फुल बॉडी हार्नेस। और आपको मेक श्योर करना होता है कि डेमोलिशन में उन्हीं वर्कर्स को एंगेज करेंगे जो कंप्लीटली कॉम्पिटेंट हो और उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो डेमोलिशन वर्क का, नहीं तो मामला काफी रिस्की हो सकता है ना। तो वहां पर इस बात का ख्याल रखेंगे, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये अज्यूम मत कीजिए कि ठीक है अभी छत तो स्ट्रांग है और थोड़ा थोड़ा करके डेमोलिश कर रहे हैं तो गिरने का खतरा नहीं। नहीं, आप सभी को फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, पीएफएस, पर्सनल फॉल सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ओके, इसके बाद सपोर्ट्स फॉर फ्लोरिंग। आपका जो फ्लोर है, मतलब ये फ्लोर हो गया ना, लेकिन नीचे वालों के लिए छत है, राइट। जो नीचे वाले फ्लोर पे लोग हैं उनके लिए छत है जिसपे हम खड़े हैं, मेरे लिए क्या ये फ्लोर है। फ्लोर के लिए आपको क्या करना होता है, सपोर्ट देना था। अभी हम वही एग्जांपल दे रहे थे आपको कि मान लिया डेमोलिशन का काम चल रहा है, फ्लोर पे वर्कर्स हैं, तो पूरा का पूरा क्या हो सकता है, छत जो है वो कोलैप्स हो सकता है। क्या वो कोई ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद हैंडल करते हैं। एनीवेज आगे देखिए हम लोग। तो फ्लोरिंग, नो अनस्टेबल सेक्शन एट द एंड ऑफ शिफ्ट। जैसे शिफ्ट में काम होता है ना, डे शिफ्ट हुआ, उसके बाद नाइट शिफ्ट शुरू होगा, नाइट शिफ्ट खत्म हुआ, फिर 1-2 घंटे के गैप के बाद, 3 घंटे के गैप के बाद क्या होता है, डे शिफ्ट शुरू होता है। इसी तरह से काम होता है ना। आपको मेक श्योर करना होता है, ये बात ट्रेनिंग में बतानी होती है, टूल बॉक्स टॉक में बतानी होती है, ब्रीफिंग में ये बात अपने वर्कर्स को बतानी होती है कि अगर कोई स्ट्रक्चर आप डिमोलिश कर रहे हो, मान लो एक दीवार है जो जिसका डिमोलिश कर रहे हो आप, या एक छत है जिसका आप डिमोलिश, एक सेक्शन है छत का जिसका डिमोलिशन चल रहा है ना, और तोड़ते तोड़ते आधा टूटा है, आधा जो बचा है वो अनस्टेबल है, मतलब वो गिर सकता है, छोड़ के नहीं जाना है उसको। कोई भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को शिफ्ट खत्म होने के टाइम ऐसा नहीं अधूरा छोड़ के आप क्या हो गए, निकल गए। अब नए शिफ्ट के लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, या वहां गए, वो पूरा क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। 2 चीज का ख्याल रखना है, पहला कोई भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है, और दूसरी बात कोऑर्डिनेशन। जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, अगले शिफ्ट वाले को वो कम्युनिकेट करके जाना है। अगला शिफ्ट वाला आपको क्या करेगा, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आप ओवरलैपिंग कर दीजिए। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपका दिन का शिफ्ट जो है, दिन का शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है ना, 8 बजे शुरू हो रहा है और 6 बजे खत्म हो रहा है। कितना बजे, 6 बजे खत्म हो रहा है। तो जो रात वाला शिफ्ट आपका है ना, उसको इसी टाइम में बुला लीजिए। 6 बजे हो रहा है ना, आप 5:45 में बुला लीजिए, 15 मिनट का ओवरलैप कर दीजिए, या फिर एक्स्ट्रा 15 मिनट रोक दीजिए 6 बजे वालों को, और नाइट शिफ्ट को 6 बजे से आप शुरू कीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट से आधे घंटे का ओवरलैपिंग होगा ना, तो वो लोग एक दूसरे को क्या कर सकेंगे, कंप्लीट ब्रीफ कर सकेंगे। डे शिफ्ट का जो सुपरवाइजर है, वो नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर को पूरी बात बता के जाएगा, भाई ये काम हम लोगों ने किया है, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है ना। ये सारे इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने डी एनर्जाइज कर दिया है, ये पाइप्स को हमने ब्लॉक कर दिया था, है ना, अभी इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो क्या कर सकता है, उसको दे सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेफ एक्सेस एंड एग्रेस, जैसा कि बार बार ये बात डिस्कस किया जा रहा है कि डेमोलिशन में थोड़ा सा एक्सेस एग्रेस का मसला होता है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जहां तक हो सके वर्कर्स को सुरक्षित वर्क प्लेस पे जाने का और वर्क प्लेस से निकलने का आपको मीन्स वहां पे प्रोवाइड करना होता है। आप उसके लिए स्कैफोल्ड्स का यूज कर सकते हैं, स्टेप लैडर्स का यूज कर सकते हैं, टाइप ए लैडर्स का यूज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द प्लेस दैट यू आर इन। आप जिस सिचुएशन में है, प्लेस में, उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड आपको करना होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ डेब्रीज, ये बात ध्यान रखते हैं आप, क्योंकि क्या डेमोलिशन में मलबा बहुत तेजी के साथ पैदा होता है, जनरेट होता है, और आप उसको इकट्ठा करते जाएंगे ना, उसकी वजह से क्या हो सकता है, नए हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, डेब्रीज आपका क्या हो सकता है, ढह सकता है, हो सकता है ना, टीला पूरा बन चुका है, इफ इट टेक्स द शेप ऑफ अ माउंटेन,
अगर एक पूरे पहाड़ का शेप उसने ले लिया है, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप जो डिमोलिशन कर रहे हैं टाइम टू टाइम क्या करें, डेब्रीज को वहां से आप रिमूव कराते रहे, और जो आपका वेस्ट डिस्पोजल साइट है वहां पे उसको क्या कीजिए, डिस्पोज कराते रहिए, है ना। हाउसकीपिंग का ख्याल रखना है। हाउसकीपिंग का मतलब ये है कि देखिए नॉर्मल साइट में जो हाउसकीपिंग है वो हाउसकीपिंग डिमोलिशन में पॉसिबल नहीं है। दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे आप। पहला बात कि आप जो भी डिमोलिशन कर रहे हैं, जो डेब्रीज पैदा हो रहा है, उसको एटलीस्ट आने जाने के रास्ते पर आप स्टोर नहीं होने देंगे। डू नॉट लेट इट अक्यूमुलेट ऑन एक्सेस रूट्स। एक्सेस रूट्स पे आप उसको अक्यूमुलेट ना होने दीजिए। और अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं जिसमें से प्रोट्रूडिंग नेल्स निकला हुआ है या प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर निकला हुआ है, लाइक आपका स्टील वगैरह निकला हुआ है, नेल्स निकला हुआ है, उसको बेंड कर देते हैं आप, ऐसे उठा के फेंक देंगे, वर्कर्स को चुभ सकता है वो, है ना। इस बात का ध्यान रखना होता है। इसके बाद रिमूवल ऑफ ग्लास पैनल, ये एक्चुअली हमको यहां पर ऐड करना था। रिमूवल ऑफ ग्लास पैनल का मतलब ये होता है, शुरू में करना होता है इसको डिमोलिशन करने से पहले। आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में जितना भी शीशे का सामान लगा हुआ है, ये आपका दरवाजे में शीशा लगा हुआ है, खिड़की में शीशा लगा हुआ है, बिल्डिंग के एक्सटीरियर में शीशा लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि बिना निकाले डिमोलिशन शुरू कर देते हैं आप, तो कितना उससे नुकसान हो सकता है, कितना खतरा उससे। तो मेक श्योर करना होता है कि जितना भी आपको डेलिकेट, आसानी से टूटने वाला सामान वहां पर है, जो नुकीला शेप ले सकता है टूटने के बाद, उसको पहले क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद आपको डिमोलिशन वर्क जो है वो स्टार्ट करना होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर ओनली इफ देयर इज नो लोड स्ट्रेस। मतलब स्ट्रक्चरल मेंबर का मतलब हो गया कि अगर कोई कॉलम वगैरह है ना, क्या है, कॉलम वगैरह है और उसके ऊपर लोड है, मतलब स्ट्रक्चर का लोड है उसके ऊपर, तो आप इसको तभी तोड़िए ना जब ये मेक श्योर कीजिए कि भाई ये सेफ हो चुका है, मतलब इसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा चुका है। नहीं तो क्या होगा, आप इसको तोड़िएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। क्या आप ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो दैट्स फाइन। मान लिया आपने पूरे एरिया को इवैक्यूएट करा दिया, हटा दिया, वहां से कोई नहीं है, आप मैकेनिकल डेमोलिशन कर रहे हैं और आपने इसको तोड़ दिया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, आपका प्लान ही यही था कि इसी तरह से डेमोलिश करना है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर ये प्लान नहीं है तो मेक श्योर करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर है आपका, उसको तोड़ने से पहले ये देखना होता है कि उसके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोड होगा तो आप हटाइएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, वो नीचे चलाएगा। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपको डेमोलिशन में ध्यान रखना होता है। इसके बाद ये देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, वायर मेश गार्ड्स फॉर क्रेन ऑपरेटर। अगर क्रेन से आप डेमोलिशन का काम कर रहे हैं तो वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, मतलब क्रेन आसपास में होता है। जब उसे डेमोलिशन का काम कीजिएगा, इस बात का चांस होता है कि कुछ डेब्री जो है वो उड़ के, है ना, क्या हो सकता है, क्रेन ऑपरेटर के ऊपर आ सकता है। तो मेक श्योर करना होता है कि उसका केबिन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, है ना। या फिर जो ऑपरेटर का सामने मिरर होता है ना, उसके ऊपर वायर मेश लगा होना चाहिए, हाँ, स्टील का जाली लगा होना चाहिए, लोहे का जाली लगा होना चाहिए, ताकि इनकेस कोई डेब्री आता भी है तो शीशा तोड़ के ऑपरेटर को इंजर्ड न करने पाए, उसको प्रोटेक्शन वहां पर मिलता रहे। तो ये एक तरह का आपका समराइज था चैप्टर का टोटल। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, राइट।